देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के रिकॉर्ड मामले आने लगे हैं। इसके बाद सवाल यह उठने लगा है कि क्या राजधानी दिल्ली में कोरोना की तीसरी वेव यानी कि तीसरी लहर आ चुकी है, तब जबकि पूरे देश में हर दिन कोरोना के आंकड़े घट रहे हैं और इस बात को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि शायद अब भारत बेहतरी की दिशा में बढ़ रहा है। राजधानी में कोरोना के केसेस बढ़ने का मतलब क्या है, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, स्वागत है आपका आज तक पर। नमस्कार सर, क्या यह कह सकते हैं कि दिल्ली में कोरोना की थर्ड वेव आ गई है? हम ये कह सकते हैं कि थर्ड वेव आ गई है या सेकेंड वेव जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सेकेंड वेव कुछ हद तक कम हुई थी लेकिन उसके बाद एकदम केसेस बढ़ने लगे। तो सेकेंड वेव ही अभी पूरी तरह से थमी नहीं है, इसलिए हम यही कह सकते हैं कि अब केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले हफ्ते में हम एक राइजिंग ट्रेंड देख रहे हैं और हमारे केसेस 5000 से ज़्यादा पर दिन बढ़ गए हैं और ये एक चिंता का विषय है। डॉक्टर साहब, जब हम पूरे देश में ये कह रहे हैं कि कोरोना घट रहा है, पहले लगातार 75-80 हजार केस आने लगे थे एक दिन में, अब वो 47-48-50 हजार तक हो रहे हैं। ऐसे में राजधानी में राइजिंग ट्रेंड का मतलब इसके पीछे कोई खास कारण आप देखते हैं? इसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यही है कि जैसे जैसे हमारा लॉकडाउन खुला है, लोगों में जितना प्रिकॉशन रखने चाहिए थे, स्पेशली शहरों में जहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा होती है, वो नहीं रखे गए। और चाहे हम बाजार की बात करें, चाहे हम फंक्शंस की बात करें, शादियों की बात करें, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम कहते हैं कि आप मास्क अपना पूरा लगा के रखें, अपनी दूरी फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, वो शायद इतनी अच्छी तरह से यहाँ नहीं किया गया। दूसरा ये बात भी सही है कि थोड़ा मौसम दिल्ली में और नॉर्दर्न इंडिया में ठंड का तरफ जा रहा है और ठंड में हमने ये देखा है कि 2 चीज़ें होती हैं। एक तो वायरस जो है वो हवा में ज़्यादा देर तक सर्वाइव करता है और इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और दूसरा ठंड में लोग अंदर ज़्यादा रहते हैं, बाहर कम रहते हैं, और अंदर रहने से क्राउडिंग ज़्यादा होती है, लोग साथ इकट्ठे बैठते हैं और वायरस का फैलना एकदम ज़्यादा हो जाता है। तो एक चीज और है, पोल्यूशन जो है वो भी बढ़ रहा है और ये कई स्टडीज ने ये शो किया है कि पोल्यूशन के साथ 2 चीजें होती हैं। एक तो केसेस भी बढ़ सकते हैं क्योंकि वायरस जो है पोल्यूटेंट्स के साथ जुड़ के ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है, और सीरियस केसेस भी बढ़ सकते हैं क्योंकि पोल्यूशन भी फेफड़े पे असर करता है और वायरस भी फेफड़े पे असर करता है। तो आने वाले दिन और ज्यादा चिंताजनक हो सकते हैं, खासतौर पर दिल्ली में, क्योंकि पोल्यूशन जब बढ़ता है तो एक बड़े तबके के लोगों को सलाह दी जाती है कि आप घर में रहिए, आप बाहर मत निकलिए। उनके लिए बाहर निकलना भी खतरनाक है और घर में रहना भी खतरनाक है। बिल्कुल सही, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अब हम सबको इस साल, चाहे वो पोल्यूशन की बात करें, चाहे हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें, सर्दियों के मौसम में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो इस साल जो केसेस हैं पोल्यूशन के कारण और कोविड के कारण वो एकदम ज्यादा बढ़ सकते हैं और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे काफी हद तक स्ट्रेन पड़ सकता है। आपने खुद कहा कि लॉकडाउन अब खुल रहा है, तो उसकी वजह से जैसे जैसे लोग नॉर्मल प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे कोरोना से ध्यान हट रहा है। हम बाहर निकलते भी हैं तो देखने में लगता है, बेफिक्री देखकर लोगों की, कि शायद अब कोरोना को लेकर उतनी चिंता नहीं है। पर जिस फेस्टिव सीजन की तरफ हम जा रहे हैं डॉक्टर साहब, उसमें तो भीड़ और बढ़ती है। ऐसे में डॉक्टर गुलेरिया क्या टिप्स देंगे लोगों को? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, कोविड के हम अभी एक्चुअली बिल्कुल बीच में हैं। इसलिए ऑल्दो लॉकडाउन खुल रहा है क्योंकि इकोनॉमी भी चलनी है, लोगों का रोजगार भी चलना है, इसका ये मतलब नहीं कि हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं और उस टाइम पे आ जाएं जैसे हम प्री कोविड एरा में थे। अभी कोविड बिल्कुल हमारे यहाँ है और कोविड बढ़ने के चांसेस, और हम यूरोप में देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं। और अगर हम कुछ और देशों की तरफ ध्यान दें, चाहे हम न्यूजीलैंड की बात करें या फिर हम ताइवान की बात करें, वियतनाम की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, वहां पे केसेस नहीं बढ़ रहे। तो इन दोनों एरियाज में फर्क क्या है? फर्क ये है कि इन जहां पे केसेस नहीं बढ़ रहे, वहां पे लोगों ने अभी तक भी अपना ध्यान कोविड से नहीं छोड़ा है। चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, जब भी लोग बाहर जाते हैं हमेशा वो मास्क लगा के रखते हैं, चाहे वो अपना फिजिकल डिस्टेंस की बात हो, और चाहे वो नॉन एसेंशियल जो चीजें वो नहीं करते। जैसे अगर आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, तो आप मत जाइए, आप घर पे रहिए। अगर हम ये सारे काम करेंगे तो कोविड जो है वो हमारे कोविड के केसेस नहीं बढ़ेंगे और हम अपना घर का और इकोनॉमी का काम जो है वो साथ साथ कर पाएंगे। लेकिन अगर ये सब चीजें भूल जाएंगे
तो जैसे यूएस में या यूरोप में हो रहा है, एक और बड़ी सी वेव आएगी और बहुत ज्यादा केसेस हमारे यहाँ हो जाएंगे। आपको लगता है हिंदुस्तानी ज्यादा लापरवाह हैं या फिर पूरी दुनिया में यही फिनोमिना, सभी लोग लापरवाही कर रहे हैं? मुझे लगता है कि कुछ हद तक कोविड फटीग हो गया है और कुछ हद तक लोग ये सोच रहे हैं कि अब बहुत टाइम से हम घर में बैठे रहे हैं, इससे ज्यादा हम नहीं बर्दाश्त कर पाते, अब बाहर जाते हैं, मिलना शुरू करते हैं, और वो नहीं, इस प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे। दूसरा चीज ये है कि अब स्पेशली जो यंगर जनरेशन है, वो ये सोचते हैं कि कोविड तो एक मामूली बीमारी है, अगर हमें हुआ तो हमें माइल्ड सा जुकाम नजला बुखार होगा और हम ठीक हो जाएंगे। वो ये नहीं समझते कि कुछ ऐसे यंग लोग हैं जो हमारे हॉस्पिटल में हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं, अपनी जान के साथ मतलब जान के साथ जूझ रहे हैं कि उनके मोर्टेलिटी ज्यादा है। सिमिलरली जो यंग लोग हैं वो वायरस को अपने घर में ले जाते हैं और घर में फिर उनके पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाती है और उनमें डेथ रेट ज्यादा है। इसलिए ये गलत धारणा है कि अगर हम यंग हैं हमें माइल्ड इन्फेक्शन होगा और इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस दौर में डॉक्टर साहब जब देश में इस बात को लेकर अब चर्चा होने लगी है कि स्कूल खोल देने चाहिए, कुछ जगह पर 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल भी दिए गए हैं, छोटे बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं घर से, उनको भी एक किस्म का फटीग होने लगा है, वो इंटरनेट फटीग है, वो स्क्रीन फटीग है। उन सारी परिस्थितियों में कोरोना से भी लड़ना और इस फटीग से भी लड़ना, इनमें बैलेंस कैसे बिठाएं? यही सबसे बड़ा चैलेंज है और हमारे लिए हॉस्पिटल में एक और चैलेंज है कि इसके साथ हम नॉन कोविड के केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इतने महीनों से जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उन पे इतना ध्यान नहीं हम दे पा रहे हैं। उनको भी हम कब तक ध्यान नहीं, उन पे ध्यान ना दें। तो नॉन कोविड केयर, कोविड केयर हॉस्पिटल्स में, और हॉस्पिटल के बाद जैसे आपने स्कूल या कॉलेजेस की बात की, उनका कोर्स सफर कर रहा है। हमारे जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, अब वो सारा कुछ तो ऑनलाइन नहीं सीख सकते, कुछ तो वार्ड में उनको पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करके ही सीखना है, कुछ को एनाटॉमी जो है, फिजियोलॉजी है, वो हॉस्पिटल में आके या कॉलेज में आके सीखनी है। तो इस सारे चीजों को हम कैसे करें और कोविड को भी दूर रखें, ये सबसे बड़ा चैलेंज अब आगे कुछ महीनों में होने वाला है। वैक्सीन को लेकर कोई उम्मीद है? वैक्सीन एक उम्मीद है, तो उम्मीद जो हमारे यहाँ है, 2-3 उम्मीदें हैं। एक तो वैक्सीन है और हम यही चाह रहे हैं कि वैक्सीन जितना जल्दी हो आए और जितना जल्दी हो वो लोगों को लगे, जिससे कुछ हद तक कोविड में के कंट्रोल आए, कुछ नई दवाइयां आए जिससे हमारी मोर्टेलिटी कम हो और हम ये कह पाए कि ये जो नई दवाई एंटीवायरल नहीं आए तो ये यूजफुल रहेंगी। तो हम अगले कुछ महीनों में यही उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन भी हमारे देश में आ जाए और कुछ और स्टडीज हैं जो ये कह पाए कि ये जो दवाइयां हैं, नई मेडिसिन आए जो बेटर कंट्रोल कर पाए इस इन्फेक्शन को। डॉक्टर साहब, एक रिसर्च ये कहती है 2019 में भारत में 1.6 मिलियन डेथ्स, मौतें, वो एयर पॉल्यूशन की वजह से हुई हैं। इसका मतलब यह है कि एयर पॉल्यूशन कोरोना की तुलना में कहीं ज्यादा घातक और हमेशा से मौजूद हमारे आसपास रहा है। अब जबकि ये दोनों चीजें पैरेलली होंगी, एयर पॉल्यूशन से भी लड़ना है और कोरोना से भी लड़ना है, तो खास तौर पर बड़े बुजुर्गों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, जो उम्र दराज लोग हैं, जिनको ज्यादा असर करता है पॉल्यूशन का फैक्टर? तो पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, अगर बाहर जाना जरूरी नहीं है तो वो बाहर ना जाएं, अपने आप को बिल्कुल घर में रखें। और स्पेशली अगर एयर क्वालिटी खराब है, आजकल तो सारे देश में एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लगे हुए हैं, आप ऐप भी हैं, आप देख सकते हो कि आप जहां रह रहे हैं, आप जहां जा रहे हैं, वहां पे एयर क्वालिटी कैसी है। अगर एयर क्वालिटी खराब है तो आप बाहर ना जाएं, घर के अंदर ही रहें। अगर जाना जरूरी है तो दिन में जाएं जब धूप निकल गई है, जिससे थोड़ा सा पोल्यूशन जो है वो ऊपर उठेगा, तो ग्राउंड लेवल पोल्यूशन कम होगा। और दूसरा, अगर बाहर जाएं और अगर जरूरी है तो अपना मास्क जरूर लगा के रखें और फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, और जब भी अगर किसी चीज को हाथ लगाएं तो हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथ जरूर साफ करें। आपको लगता है भारत कोरोना का पीक देख चुका है या अभी और आशंका है कुछ? ये तो लोगों पे डिपेंड करेगा। केसेस हमारे भारत में कम हो रहे हैं, लेकिन अगर फेस्टिव सीजन में हमने अपना पूरा ध्यान रखा और हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखा और केसेस ये कम होते रहे और दिवाली के बाद तक भी केसेस कम हुए, तो हम ये कह पाएंगे कि हमारा पीक खत्म हो गया है। लेकिन अगर इसी तरह से और जगह भी केसेस बढ़ने शुरू हुए जैसे दिल्ली में हुए हैं, तो फिर अभी एक और पीक आ सकता है। तो हमें अभी अगले कुछ हफ्तों के लिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत से लोगों को लगता है, एक भावना है कि भाई जिसको एक बार हो गया उसको दोबारा नहीं होगा कोरोना, लेकिन दुनिया में ऐसे केसेस भी देखे हैं हमने जिसमें दोबारा हुआ है कोरोना।
तो इस चीज को लेके आप कुछ बताना चाहेंगे लोगों को? ये अब रिपोर्ट हो रहा है, ऑल्दो अभी काफी कम केसेस हैं और इसमें रिसर्च चली हुई है कि कुछ हद तक कई लोग ऐसे डायग्नोज हो रहे हैं जिनको कोरोना एक दफा हो चुका है, उनकी इम्यूनिटी कम हुई और उनको फिर से कोविड हो गया। और ये पूरी साइंटिफिक स्टडी के बाद रिपोर्ट हुआ है कि कुछ केसेस में ऐसे हो सकता है। इसलिए इसका ये मतलब है कि स्पेशली ये देखा गया कि जिनको शुरू में माइल्ड कोविड हुआ है, उनकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती और वो जल्दी 3-4 महीने में कम होने लगती है और उनको फिर से इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए यही एक और मैसेज है कि अगर आपको कोरोना हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि अब आप बिना मास्क के बाहर घूम सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी आस्ता आस्ता कम हो सकती है और फिर से इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हैं। ऑल्दो इस पे और रिसर्च करने की जरूरत है कि कौन से वो लोग हैं जिनमें ये ज्यादा चांसेस हैं और उनमें हम क्या और चीजें कर सकते हैं जिससे उनको फिर से इन्फेक्शन ना हो। ये साफ हो पाया कितने महीने तक इम्यूनिटी रहती है? कुछ लोग कहते हैं 3 महीने तक एंटीबॉडीज रहते हैं एक्टिव, आपको दोबारा होने में उतने चांसेस नहीं होते, लेकिन 3 महीने के बाद ज्यादा चांस हो जाते हैं। कुछ टाइम फ्रेम है इसका? तो अभी तक जो डेटा आया, देखिए अभी तो जो पैंडेमिक है इतना उसको 9-10 महीने ही हुए हैं, लेकिन अभी तक जो डेटा है उसमें ये तो क्लियर है कि एटलीस्ट 3-4 महीने तक तो आपको डेफिनेटली प्रोटेक्शन रहता है। उसके बाद किसको प्रोटेक्शन ज्यादा टाइम के लिए रहता है और जिसका इम्यूनिटी आस्ता आस्ता कम होने लगती है वो कहना मुश्किल है। तो कम से कम 3 से 4 महीने तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि सब लोगों को प्रोटेक्शन रहता है और हो सकता है कि उससे ज्यादा भी कई लोगों को रहता हो, लेकिन वो अपने अपने इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करेगा। जितने भी वैक्सीन को लेकर ट्रायल हो रहे हैं भारत में भी और दुनिया में भी, यकीनन आप उन सब पर नजर लगातार रखे हुए होंगे। आप कब तक उम्मीद कर रहे हैं वैक्सीन की? तो वैक्सीन के 2-3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। एक है कि वैक्सीन सेफ होनी चाहिए, उसके खुद अपने साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। दूसरा है कि इम्यूनोजेनिक होनी चाहिए। इम्यूनोजेनिक मतलब जब हम उसके फेज 2 स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि वो खुद वैक्सीन जब किसको लगती है उसमें अच्छी एंटीबॉडीज बनती हैं। लेकिन उसके बाद 2 चीजें और देखनी होती है कि वैक्सीन एफिकेशियस है। एफिकेशियस जो फेज 3 ट्रायल अभी चल रहे हैं कि हमने वैक्सीन लगाई और फिर देखा कि इन लोगों को इन्फेक्शन जो है नहीं हुआ या कम हुआ या इतना सीरियस नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद एक और चीज देखनी होती है, वैक्सीन इफेक्टिव कितनी है, रियल लाइफ सिचुएशन में उसका क्या फायदा है। उसका ये मतलब हुआ कि अभी हमने कुछ लोगों को वैक्सीन देके देखा कि वो इफेक्टिव है, एफिकेशियस है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे जिनको शुगर की बीमारी है या बुजुर्ग लोग हैं, तो उनमें भी क्या इतनी प्रोटेक्शन मिल सकती है? नहीं। दूसरा ये इंपॉर्टेंट समझने की बात है कि जो वैक्सीन हमारे पास आएगी, जो सबसे पहले आएगी, हो सकता है कि सबसे बेस्ट वैक्सीन वो ना हो। तो हमें अपनी रिसर्च पूरी करनी है, क्योंकि जैसे हम कह ही रहे हैं कि हो सकता है जो वैक्सीन आई है वो इम्यूनिटी कुछ महीनों के लिए ही देती है, बाद में हम एक और वैक्सीन हमारे पास आए जो हम कहें ये ज्यादा इम्यूनिटी देती है। तो वैक्सीन जो आ रही है उसमें जो रिसर्च चल रही है वो ऑनगोइंग होनी चाहिए, जिससे नॉट ओनली द फर्स्ट वैक्सीन का ये मतलब नहीं कि वो बेस्ट वैक्सीन है। तो इसलिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आगे जाके हमारी वैक्सीन स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। हमें वैक्सीन दूसरी वाली चेंज करने की जरूरत पड़े अगर बेटर वैक्सीन आ जाए, और जैसे हम बात कर रहे थे कि कितनी देर तक इम्यूनिटी रहती है, तो हमें ये वैक्सीन फिर से कब लगानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, आज तक पर आने के लिए समय निकालकर। इस तमाम परिस्थिति में भी जब कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं तमाम डॉक्टर्स, आप आए हमारे दर्शकों के सामने, अपने सारे सवालों के जवाब दिए और लोगों को यह नसीहत साथ साथ कि एक तरफ प्रदूषण और दूसरी तरफ कोरोना, इस सब के बीच में जिंदगी सबसे बेहद अहम है। त्योहार मनाइए, लेकिन सावधानियां बरतते हुए, जो लगातार आपको डॉक्टर्स की तरफ से और सरकार की तरफ से बताई जा रही है।